दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। होली के बाद काशी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर अब देंगे जोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली के बाद अगले महीने से लेकर जून तक बनारस आ सकते हैं। दरअसल इसके पूर्व भी पीएम चुनाव जीतने के बाद बनारस आकर कार्यकर्ताओं के साथ काशी वासियों का आभार जताने के लिए आते रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री बाबा दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर काशी में परियोजनाओं के जल्द पूरा होने को लेकर भी मंथन होना है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर भी पूर्वांचल में अब चुनाव के बाद प्रशासनिक रणनीति का दौर शुरू होना तय है। वहीं बनारस में मेट्रो, रोपवे, खिड़किया घाट पर एम्फीबियस प्लेन और 4 लेन सहित पर्यटन को धार देने वाली योजनाओं को जमीन पर उतारना है। ऐसे में पीएम मोदी के अगले काशी दौरे में परियोजनाओं की प्राथमिकता में होना तय है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी के स्तर पर भी पीएम के सरकार गठन के बाद काशी आने की उम्मीदों को बल मिल रहा है। हालांकि पार्टी स्तर पर अब भी सिर्फ कयास ही है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का अंतिम दौर में चुनाव प्रचार किया है और भाजपा ने सफलता हासिल की है, उससे ये तय है कि पीएम मोदी की प्राथमिकता में पूर्वांचल और पूर्वांचल का विकास आगे ही है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अंतिम 2 दिन बनारस के मतदाताओं से कई स्तर पर संवाद कायम किया था। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं को भी घर घर मोदी का प्रणाम पहुंचाने की अपेक्षा जताई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिणाम आने के बाद उन कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की नई लहर, चीन में लाखों लोग लॉकडाउन में और दुनिया भर में 6 करोड़ पार हो गए एक्टिव मरीज। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 13 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,579 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चीन में रविवार को करीब 3100 मामले सामने आए हैं और ये पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा केस है। इसके चलते चीन के शेंझेन में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसी के साथ यहाँ रहने वाले 1.7 करोड़ लोग घरों में कैद हो गए हैं। उधर शंघाई में स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस के 45.85 करोड़ केस सामने आ चुके हैं और इसी के साथ 39.16 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के एक्टिव केस 6 करोड़ से ज़्यादा हैं, यानी इन लोगों का भी इलाज चल रहा है। दुनिया भर में कोरोना के 60 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। होली में कैसा रहेगा मौसम, देश के किन राज्यों में होगी बारिश और कहां बढ़ेगा तापमान, ये आपको बता दें दोस्तों कि देश में होली की खुमारी छा चुकी है। ऐसे में लोग मौसम को लेकर सशंकित हैं कि कहीं ये बदल ना जाए। तो आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों तक देश का मौसम कैसा रहने वाला है। पहले बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में सोमवार सुबह मौसम सुहाना रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और दिन में आसमान के आमतौर पर साफ रहने और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। अगले 4 से 5 दिनों तक झारखंड में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार हवा में नमी नहीं है, जिसकी वजह से बारिश के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। बिहार में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। यहाँ गर्मी ने दस्तक दे दी है और सूबे के औसत अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में ये 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। हालांकि पछुआ हवाओं की वजह से अभी लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार शुष्क नजर आ रहा है। प्रदेश में पारा चढ़ने और तेज धूप निकलने से गर्मी भी बढ़ने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो इस सप्ताह तक गर्मी में और तेजी आएगी। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर बदल चुके हैं। यहाँ दिन का पारा भोपाल में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। राजस्थान में सूरज की तपिश बढ़ने के साथ गर्मी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है और 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी दर्ज की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बढ़ा दी है रेंज और अब 800 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को कर सकेगी नेस्त नाबूद। जी हाँ दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल गलती से पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरने को लेकर हो रहे विवाद के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत बढ़ाने जा रहा है और ये मिसाइल अब 800 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकेगी। पहले इसकी रेंज 300 किलोमीटर थी, जिसे बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दिया गया था, लेकिन अब ये इससे भी ज़्यादा दूरी तक मार कर सकेगी और इन मिसाइलों
को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया है। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज को हाल में बढ़ाकर 500 किलोमीटर करने में कामयाबी मिली थी। ऐसा सिर्फ सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने से संभव हो गया है। मिसाइल में कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ी है और अब इस मिसाइल की क्षमता को 800 किलोमीटर तक करने में कामयाबी मिली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पक्का हो गया है कि अब पाकिस्तान में जाने वाली है इमरान खान की कुर्सी। सरकार का ही सहयोगी दल करेंगे खिलाफ में वोट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। विपक्षी दलों का दावा है कि जल्द ही वो सीएम के पद से बेदखल होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता का दावा है कि सहयोगी दल ही जल्द इमरान का साथ छोड़ने वाले हैं। सहयोगी दलों के 23 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का साथ दे सकते हैं और हाल ही के दिनों में विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्षी नेताओं ने पाकिस्तान के डॉन अखबार को बताया कि सत्तारूढ़ पीटीआई सरकार के सहयोगियों के साथ विपक्षी दलों की बातचीत अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में इमरान खान की सरकार कुछ ही दिनों में टूटने वाली है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार सहयोगी दलों ने पहले ही फैसला कर लिया है कि वो सत्तारूढ़ गठबंधन छोड़ देंगे। बताते चले कि इस सप्ताह की शुरुआत में PMLN और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के लगभग 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली सचिवालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन से जंग खत्म करने के मूड में नहीं है पुतिन। बातचीत के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से जंग खत्म करने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बात की जानकारी फ्रांसीसी राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ शनिवार को एक कॉल के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने की थोड़ी भी इच्छा नहीं दिखाई। वहीं जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने भी कहा कि स्कोल्स और मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 75 मिनट की फोन कॉल के दौरान यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया, लेकिन पुतिन बहुत ही कठोर नजर आ रहे हैं। पुतिन ने स्कोल्स और मैक्रों से बातचीत में फिर कहा कि यूक्रेनी सेना अपने नागरिकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है और नागरिकों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। जेलेंस्की खुद छिपे हुए हैं और नागरिकों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन जब तक शर्तों को नहीं मान लेता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा तैयारियों को लेकर पीएम मोदी ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को 18 दिन हो चुके हैं और इस बीच भारत ने रूस और यूक्रेन से राष्ट्रपति से कई बार बात की है और इस मामले में भारत ने तटस्थ भूमिका निभाई है। रूस यूक्रेन विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल रहे। मीटिंग में प्रधानमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ समुद्री और हवाई क्षेत्र में भारत की सुरक्षा तैयारियों के नवीनतम विकास और विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री को यूक्रेन में नवीनतम घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि खार्किव में मारे गए नवीन शेखरप्पा के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। वहीं जब से रूस ने यूक्रेन पर अपना सैन्य हमला शुरू किया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कर चुके हैं। भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से सोशल अभियान शुरू किया है और इन बैठकों में इस ऑपरेशन को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सीआरपीएफ जवान की हत्या करने वाला आतंकी और उसका सरगना गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ के जवान की गोली मारकर हत्या करने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी ने लश्कर के कमांडर आबिद रमजान शेख के निर्देश पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है।
पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि मामले के सिलसिले में एक ओवरग्राउंड वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। और आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने शनिवार की रात छुट्टी पर घर आए सीआरपीएफ जवान की घर में घुसकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था। पुलिस ने बताया कि चेक छोटीपोरा गांव में शनिवार रात लगभग 7:30 बजे आतंकी आधम के उन्होंने छुट्टी पर घर आए जवान मुख्तार अहमद को निशाना बनाया, घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी और इसके बाद मौके से भाग निकले। आतंकियों के जाने के बाद परिवार वालों ने उन्हें शोपियां जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत लाया हुआ घोषित कर दिया। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।